हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने देखा था व्हाट इज़ ग्रेविटेशंस। ओके, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू व्हाट इज़ फोर्स एंड मोशन। फोर्स एंड मोशन ये जो टॉपिक है ये सिलेबस से रिड्यूस किया हुआ टॉपिक है, फिर भी मैं आपको ये कुछ कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए, इसलिए मैं इसका रिवीजन ले रही हूँ। तो देखो बच्चों, फोर्स एंड मोशन क्या होता है। तो देखो, मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, जैसे कि मेरे पास एक बॉल है, ये अभी सरफेस पे पड़ा है, ठीक है। लेकिन ये कौन से पोजीशन पे? स्टेशनरी पोजीशन पे। उसको मुझे क्या करना है? मूव करना है। उसको अगर मुझे मूव करना है तो मुझे क्या अप्लाई करना पड़ेगा? उस पर फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। अगर जब मैं फोर्स अप्लाई करूँगी तो उसका क्या चेंज होगा? स्पीड चेंज होगा, डायरेक्शन चेंज होगा, और उसका वो क्या स्टेशनरी ऑब्जेक्ट किस में आ जाएगा? मोशन में आ जाएगा। इसके लिए मुझे क्या उस पर अप्लाई करना पड़ेगा? फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। जब मैं फोर्स अप्लाई करती हूँ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट पे तो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट क्या करने लगता है? मूव करने लग जाएगा, ठीक है। तो वो बॉल का जो पोजीशन है वो चेंज हो जाएगा। जैसे कि ये बॉल अभी एक जगह पे पड़ी थी, इधर मैंने फोर्स अप्लाई कर दिया उस पर, तब उसका प्लेस चेंज हो गया, ठीक है। मतलब डायरेक्शन उसका क्या हो गया? चेंज हो गया। तो कौन से भी ऑब्जेक्ट पर अगर हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसका स्पीड चेंज हो जाएगा, एज वेल एज उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो इसके लिए फोर्स क्या होता है? नेसेसरी होता है। वी हैव सीन दैट अ फोर्स इज नेसेसरी टू चेंज द स्पीड एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो देखो बच्चों, देयर इज अ क्वेश्चन, व्हाट आर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन? कैन यू रिकॉल? ये क्वेश्चन भी हमारे सिलेबस से रिड्यूस किया गया है, फिर भी मैं आपको ये तीनों लॉ आपको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ ताकि आपके आगे जाकर आपको पढ़ाई में दिक्कत ना आए। ओके, तो चलो हम देखते हैं व्हाट इज़ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन्स जी ने 3 लॉ बनाए थे, वो कौन से हैं हम देखते हैं अभी। तो फर्स्ट लॉ में बोला गया है कि अगर एन ऑब्जेक्ट कंटिन्यू टू रिमेन एट रेस्ट और इन स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन अनलेस एन एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स एक्ट ऑन इट। कौन सा भी कोई भी ऑब्जेक्ट रहने दो, अगर वो क्या करेगा? वो अपने यूनिफॉर्म मोशन में मूव करते रहेगा जब तक उसको कोई बाहर का एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स एक्ट नहीं होता, तब तक वो अपनी कौन से पोजीशन में रहेगा? यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा। देखो इधर एक बॉल दिया है, ठीक है। तो वो बॉल क्या कर रहा है? एक यूनिफॉर्म मोशन में जा रहा है। जब तक कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स एक्ट नहीं होता, वो क्या करेगा? यूनिफॉर्म मोशन में ही क्या करेगा? कंटिन्यू अपना मोशन करते रहेगा, मोमेंटम करते रहेगा। अगर इधर कोई ऑब्स्ट्रैकल आ जाता है तो वो क्या करेगा? एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स उस पर एक्ट हो जाता है, तो उसका यूनिफॉर्म मोशन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चेंज। जैसे कि अभी ये बॉल है, नीचे से उसको फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो ये उसका स्पीड क्या हो जाएगा? सपोज इधर एक प्लेन सरफेस है और ये बॉल आ रही है, तो ये बॉल कैसे? एक यूनिफॉर्म सरफेस पे आ रही है, सरफेस से आ रही है, तो उसका मोशन यूनिफॉर्म है। लेकिन इधर ऐसा फ्रिक्शनल फोर्स उस पर अप्लाई हो गया तो उसकी गति क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। तो देखो, ये था फर्स्ट लॉ। अभी हम देखेंगे सेकेंड लॉ। अभी देखो सेकेंड लॉ में क्या बताया गया है कि सेकेंड लॉ मतलब द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एंड द चेंज ऑफ मोमेंटम ऑकर इन डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। अगर मैं एक ऑब्जेक्ट है उस पर फोर्स अप्लाई कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ? फोर्स अप्लाई कर रही हूँ। अगर ये एक हाथी है, ठीक है, हाथी नहीं तो एक बड़ा सा ऐसा स्टोन है, और मैंने सपोज़ ये एक आदमी है, ये इस पर फोर्स अप्लाई कर रहा है, ठीक है। लेकिन इसका ये जो मास है वो कैसा है? ज़्यादा है, ठीक है। ज़्यादा है तो इसको क्या करना पड़ेगा? ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। अगर दोनों का इक्वल वेट है
दोनों का इक्वल वेट है तो फोर्स कैसे अप्लाई होगा उस पर, तो फोर्स उसको उसके हिसाब से अप्लाई करना पड़ेगा। मतलब क्या करना पड़ेगा, तो उसको प्रोपोर्शनल जो फोर्स है वो अप्लाई करना पड़ेगा उसके प्रोपोर्शनल। मतलब उसका जितना मास है उतने मास से ही, उस दोनों का मास सेम है और दोनों के मास से ही उसको क्या करना पड़ेगा, फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। मतलब क्या, इससे क्या समझ में आता है, तो फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। ठीक है, तभी अगर बड़ी सी चीज़ है तो ज़्यादा फोर्स लगेगा और उसका एक्सेलरेशन भी क्या होगा, कम होगा। अगर दोनों का वेट सेम है तो उस दूसरे ऑब्जेक्ट पर अगर फोर्स अप्लाई किया तो जल्दी से उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, स्टार्ट होगा। मतलब फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सेलरेशन। तो फॉर्मूला देखो, F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, अभी थर्ड लॉ में क्या कहा गया है, देखो थर्ड लॉ में बताया गया था, न्यूटन जी ने बताया था कि एवरी एक्शन फोर्स हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। फोर्स विच एक्ट साइमल्टेनियसली। सपोज मैंने एक बॉल ले लिया, मेरे पास एक बॉल है, मैंने उसको, ये सरफेस है, ठीक है, और ये बॉल ऊपर से ज़ोर से नीचे डाला। ठीक है, जितने ज़ोर से वो नीचे आया तो उतने ही फोर्स है, नीचे से उसको क्या लगा, फोर्स लगा। ठीक है, सरफेस से उस पर फोर्स एक्ट हुआ और उतने ही स्पीड से वो ऊपर गया। ठीक है, मतलब ये नीचे का बॉल कैसे हुआ, ऊपर गए, ये ऊपर से नीचे आया। जैसे ही नीचे आता है वैसे ही वो नीचे से ऊपर भी आ जाता है, क्योंकि नीचे से उसको क्या लगा, फोर्स लगा। मतलब एवरी action force has an equal and opposite reaction force which act simultaneously. अंडरस्टूड। तो देखो ये थे न्यूटन जी ने 3 लॉ बताए थे। आई होप कि आपको ये तीनों लॉ अच्छे से समझ में आ गए। अभी देखो हम देखने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक, सेंट्रीपेटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है। तो देखो बच्चों, जो इंट्रोडक्शन टू साइंटिस्ट के बारे में जो टॉपिक दिया है हमारे बुक में, उसको कट कर दिया है सिलेबस से, इसलिए अभी हम देखेंगे व्हाट इज़ सेंट्रीपेटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसको भी कट कर दिया है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैं आपको पढ़ाना चाहती हूँ, ताकि आपको नेक्स्ट जो टॉपिक्स है वो जब मैं पढ़ाऊँगी तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अभी हम देखेंगे सेंट्रीपेटल फोर्स। सेंट्रीपेटल फोर्स को सेंट्रल सीकिंग फोर्स भी कहा जाता है। ठीक है, सेंट्रल सीकिंग भी कहा जाता है। तो देखो मैंने एक स्ट्रिंग लिया, ठीक है, मेरे पास एक स्ट्रिंग है, तो ये स्ट्रिंग को मैंने क्या कर दिया, जैसे कि ये स्ट्रिंग है, ठीक है, ये सेंट्रल में, इसको मैंने एक बॉल को बांध दी। ठीक है, ये स्ट्रिंग मैंने बॉल को बांध दी और उसको मैंने क्या किया, गोल 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 घुमाया, ऐसे वो घूम रही है। ठीक है, ऐसे गोल 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 क्या हो रही है, घूम रही है। तो क्या होता है, देखो एक बॉल है जो स्ट्रिंग को बांधी है और बॉल को मैंने ऐसे घुमाया कि सेंट्रल की तरफ उसको एक फोर्स लग रहा है, सेंट्रल की तरफ, इधर सेंट्रल की तरफ उसको क्या लग रही है, एक फोर्स लग रहा है। तो स्ट्रिंग का जो टेंशन है, ठीक है, ये जो मेरी स्ट्रिंग है उसका जो टेंशन, जो ये स्ट्रिंग है, ये बॉल है, ये स्ट्रिंग का जो टेंशन है, तो इस टेंशन जो टेंशन है, तो वो फोर्स का जो करंट है वो कौन सा है, एक स्ट्रिंग है। ठीक है, एक स्ट्रिंग है, मतलब क्या, तो ये सेंट्रल, ये स्ट्रिंग और ये बॉल, ये स्ट्रिंग का जो फोर्स है, फोर्स का जो करंट है, फोर्स का करंट मतलब ये एक स्ट्रिंग है। ठीक है, तो स्ट्रिंग का टेंशन उस बॉल को सेंट्रल में रख रहा है। सो दिस इज अ सेंट्रीपेटल फोर्स। आया समझ में। तो ये जो स्ट्रिंग का टेंशन है, स्ट्रिंग का ये टेंशन उस बॉल को क्या कर रहा है, सेंट्रल में रख रहा है, उसको सेंट्रल में रख रहा है, तो उसको ही बोलेंगे सेंट्रीपेटल फोर्स, सेंट्रल की तरफ। ठीक है, तो देखो डायग्रामेटिकली भी मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाया है।
तो इधर एक क्या है हमारा, ये हमारा सेंट्रल है, ये स्ट्रिंग है, ये बॉल है। तो ये जो फोर्स का करंट है ये एक स्ट्रिंग है और ये फोर्स सेंट्रल की तरफ टुवर्ड्स द सेंट्रल क्या हो रहा है, एक्ट हो रहा है। मतलब उस बॉल को क्या कर रहा है, स्ट्रिंग का टेंशन उस बॉल को सेंटर में रख रहा है, सेंट्रल में ही रख रहा है, इसलिए इसको बोलेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या बोलेंगे उसको, सेंट्रीपिटल फोर्स बोलेंगे। ठीक है, अभी हम देखेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अभी देखो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को आउटवर्ड फोर्स भी कहा जाता है, यानी बाहर की तरफ फोर्स। जब भी कोई चीज़ एक सेंट्रल पॉइंट के चारों तरफ रोटेट करती है तो उसमें एक बाहर की तरफ फोर्स लगता है बिकॉज ऑफ इनर्शिया। तो इनर्शिया मतलब क्या, टू रेजिस्ट एनी चेंज। जैसे कि न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है उसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। कोई जो चीज़ है उसको रजिस्ट करती है, मतलब इनर्शिया को हम जड़त्व भी कहते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, एक बॉल है, जैसे कि मैंने एक डिश ली, ये देखो ये एक डिश है। ठीक है, और इधर एक बॉल है, तो ये बॉल ऐसा 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 घूम रहा है। ठीक है, लेकिन ये जो बॉल है ये बाहर नहीं जा रहा है। क्या, बाहर नहीं जा रहा है, यानी बाहर की तरफ, मतलब जब मैं क्यों नहीं जा रहा है, क्योंकि इधर क्या है, ये ऑब्स्ट्रैकल है, इसलिए वो बाहर नहीं जाता। जब मैंने उसको बाहर की तरफ वो फेंक दूंगी तो एक यूनिफॉर्म डायरेक्शन से वो आगे जाएगा। यानी बाहर की तरफ फोर्स, जब भी कोई चीज़ एक सेंट्रल पॉइंट से चारों तरफ रोटेट करती है तो उसमें एक बाहर की तरफ से फोर्स लगता है बिकॉज ऑफ इनर्शिया। बाहर की तरफ से उसको क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, और वो ये साइड में ही क्या हो रही है, घूम रही है। वो कैसे घूमती है मैं आपको दिखाती हूँ। मैं इस बॉल को ऐसे घुमा रहा हूँ, तो जो बॉल है वो सेंटर की तरफ उसको एक फोर्स लग रहा है। तो वो फोर्स का कारण क्या है, वो फोर्स का कारण यहाँ पे ये स्ट्रिंग है। इस स्ट्रिंग का जो जो टेंशन है वो उसे सेंटर में रख रहा है। तो दिस इज सेंट्रीपिटल फोर्स। दिस इज द सेंटर, और ये स्ट्रिंग है और ये बॉल है। तो जो बॉल को हम घुमा रहे हैं तो इस स्ट्रिंग की वजह से जो फोर्स है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है, फोर्स तो टुवर्ड्स सेंटर। तो दिस इज सेंट्रीपिटल फोर्स। अब हम समझेंगे व्हाट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो जब भी कोई चीज एक सेंटर पॉइंट किसी सर्कल में सेंटर पॉइंट के चारों तरफ रोटेट करती है तो उसमें एक बाहर की तरफ फोर्स लगता है, तो उसे हम समझेंगे। तो हमने एक प्लास्टिक के उसमें एक बॉल को रखा है और हम उस बॉल को घुमा रहे हैं। सी, बॉल बाहर की तरफ निकलने की कोशिश कर रही है जब उसे घुमा रहे हैं। देखा, जब ये घूम रही थी तो ये इस तरफ निकलने की इसने कोशिश की, कोई से बाहर की तरफ फेंक रहा है, ऐसा लग रहा है, तो फोर्स बाहर की तरफ लग रहा है। सी अगेन, तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। लेकिन ये एक तरह का फिक्शियस फोर्स है, एक्चुअली में कोई से बाहर की तरफ धक्का नहीं देता, इसका कारण कुछ अलग है, वो हम समझते हैं। तो ये हमारी वो प्लास्टिक की बाउंड्री वॉल थी जिसके अंदर वो बॉल घूम रही थी। तो ये सेंटर है, इसके चारों तरफ ये घूम रही थी। तो इसका कारण जो है, इस फोर्स का कारण है इनर्शिया। इनर्शिया हमने पढ़ा था टू रेजिस्ट एनी चेंज।
न्यूटन्स फर्स्ट लॉ कि एन ऑब्जेक्ट wants to remain in a state of motion, uniform motion and straight line. तो जो ये चीज घूम रही थी, गोल गोल घूम रही थी ये चीज, इसको मैं थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ. तो ये जो चीज घूम रही थी ये स्ट्रेट लाइन में यूनिफॉर्म में मोशन में घूमना चाहती है, लेकिन इसे कौन रोक रहा है? इसको ये जो बाउंड्री वॉल है वो उसे रोक रही थी. तो जैसे ही बाउंड्री वॉल हट गई तो इट वांट्स टू रिमेन in the state of uniform motion in straight line. So the reason of centrifugal force is inertia, but we say that it's an outward force because ये बाहर की तरफ इसने बॉल को फेंका. तो I think this is clear. तो आई होप कि आपको सेंट्रीपेटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अच्छे से समझ में आ गया है. अभी हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो केपलर्स लॉ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. इस पर बहुत सारे टाइम पे क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये सिलेबस में इंक्लूड किया गया है केपलर्स लॉ. ये जो सेंट्रीपेटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है और साइंटिस्ट का जो इन्फॉर्मेशन है इसको रिड्यूस कर दिया है सिलेबस से, लेकिन आपको आगे जाकर दिक्कत ना आए इसलिए मैंने इसका रिवीजन ले लिया है. अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे केपलर्स लॉ. अगर आपको वीडियो पसंद आ गया लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो. थैंक यू.